चेतन की बात को वीर सिंह बड़ी गहराई से सुन रहा था। जब उसकी बात खत्म हुई तब वीर सिंह बोला, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। आखिर कैसे एक भूतनी मंदिर के भीतर जा सकती है? लगता है कुछ तो बहुत गहरा राज है। इतना सुनकर चेतन ने उस किताब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तुम इस किताब की भाषा पूरी तरह समझ लेते हो क्या? वीर सिंह ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अभी नहीं समझ पाते, पर तुम चिंता मत करो, मैं समझ लूंगा। बाबा को मुझ पर भरोसा ही होगा, तब तो ये किताब मुझे दी है ना। और वैसे भी मैंने कई लोगों की जान इसी किताब के सहारे ही तो बचाई है। लोग यूं ही हमारे पास नहीं आते, हमें भी कुछ बात तो जरूर है। वीर सिंह ने स्वयं की प्रशंसा करते हुए साफ साफ चेतन से झूठ कहा था। उसने भले ही लोगों की जान बचाई हो, लेकिन इस किताब ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि वो आज तक उस किताब को समझ ही नहीं पाया था। चेतन ने किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे गौर से देखने लगा। किताब पर एक लाल रंग की मोटी जिल्द लगी थी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, चित्रलेखा। किताब के नाम के आसपास कई सारे चित्र बने हुए थे, जिसमें एक औरत की कई नृत्य की मुद्राएं बनी हुई थी और एक कोने में लेखक का नाम लिखा था, अरुणोदय सिंह। चेतन को किताब देखते हुए देख वीर सिंह ने कहा, अरुणोदय सिंह मेरे परदादा थे। दरअसल ये किताब मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और उन्हें उनके पिताजी मतलब मेरे दादाजी ने दी। इसी तरह दादाजी को उनके पिताजी ने दी थी। इस तरह ये किताब हमारे लिए एक तरह से पुश्तैनी संपत्ति है। मुझे तो ऐसा लगता है हो ना हो चित्रलेखा न सिर्फ इस किताब का बल्कि उस खूनी वधू का भी असली नाम रहा होगा और मेरे पर दादा ने उसी के नाम पर ये किताब लिखी होगी। वीर सिंह थोड़ी देर के लिए रुका और फिर बोला, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पिताजी ने बताया था कि इस किताब में काल भैरव मंदिर और उस खूनी वधू के बारे में कई सारे राज छिपे हुए हैं। इस बारे में मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मेरी इस बात और इस किताब पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद और जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है, उसे जानने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस किताब का कोई ना कोई राज तो जरूर है, जो शायद अब हम समझ पाए। दिक्कत ये है कि जब हमारे पूर्वज ने ये किताब लिखी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इसे हर कोई समझ सके। इसलिए इन निशानों, चिन्हों और अजीब सी भाषा में उन्होंने अनेकों राज दबा दिए। इन्हें वही समझ सकेगा जो बड़ा ही ज्ञानी होगा या जिसके भाग्य में इसे समझना लिखा होगा। चेतन ने वीर सिंह की इस बात पर सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ, अगर ऐसा है तो तुम सही भी हो सकते हो। चेतन की बात पर वीर सिंह टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, हो सकता है का क्या मतलब है? हम सही है। चित्रलेखा ही नाम है उस चुड़ैल का। देखो, ऐसा है कि हमारे बाबा भी जितना जान पाए हमें बता गए, बाकी की जिम्मेदारी हमें दे गए। बहुत कुछ तो हम समझ चुके हैं, तुम देखना, हम भी ज्ञानी हैं, जल्दी से जल्दी सारी किताब का अर्थ जान लेंगे। चेतन ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई हाँ, तुम ठहरे ज्ञानी आदमी। तभी माही ने वीर सिंह को आवाज लगाई, वीर दादा, जरा बाहर आइए, कुछ बात करनी है आपसे। माही की आवाज सुनकर चेतन भी एकाएक पीछे मुड़ा। सुबह की बात को लेकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान थी। वही माही ने उसे गुस्से से देखते हुए मुंह बना लिया। माही के बुलाने पर वीर सिंह उठकर बाहर चला गया। वीर सिंह के जाने के बाद चेतन उस किताब को गौर से देखने लगा। चेतन ने किताब के पन्ने पलटे और उसमें बने चित्रों को देखने लगा। किताब के हर पन्ने पर कई सारे चित्र और आकृतियां बनी हुई थी। चेतन ने कुछ पन्ने पलटे ही थे कि उसे एक आकृति दिखाई पड़ी, जिसे देख चेतन की आंखें हटी की हटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। असल में चित्र दिखने में जुड़े हुए दो मुख के ऊपर एक चक्र की तरह था। ठीक इसी तरह का चिन्ह चेतन के सीने पर जन्म से है। उसने खुद से कहा, मेरे सीने पर बना बुद्ध इस किताब में कैसे? चेतन इसमें कुछ उलझा हुआ था कि वीर सिंह लौट आया। चेतन को परेशान पाकर उसने चेतन से पूछा, क्या हुआ दोस्त, कुछ परेशान लग रहे हो? चेतन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ
और कमरे में घूमते हुए बोला, क्या तुम इस निशान को जानते हो जो कि इस बुक में बना हुआ है? वीर सिंह ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, सच कहे तो हमें भी इस निशान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। हो सकता है ये निशान किसी तरह का संकेत हो, ऐसा भी हो सकता है काल भैरव मंदिर से इसका संबंध हो। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हम जैसे ही बुक के बारे में जानने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस निशान के बारे में भी जान ही जाएंगे। वीर सिंह ने कहते हुए चेतन से प्रश्न किया, पर तुम इस निशान को लेकर इतने चिंतित क्यों हो? आखिर बात क्या है? चेतन ने बिना कुछ कहे ही जल्दी से उस कमरे का दरवाजा लगा दिया और अपनी शर्ट की कुछ बटनें खोल दी और अपने सीने पर बने बर्थ मार्क की तरफ इशारा किया। वीर सिंह चेतन के सीने पर बने निशान को देखकर भौंचक्का रह गया। ये निशान हूबहू उस किताब पर बने निशान की तरह ही था। वीर सिंह आश्चर्य से बोला, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये तो बिल्कुल फिल्मी बात हो गई। ऐसे कैसे इस किताब पर बनी आकृति तुम्हारे शरीर पर हो सकती है? कुल सेम टू सेम है ये तो। कुछ तो झोल है भाई, हो ना हो इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। मैं तो पहले अंदाजा लगा रहा था, लेकिन सच में तुम्हारा कोई ना कोई संबंध तो है इन सबसे। चेतन शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, पर ये निशान तो मेरे चेस्ट पर मेरे जन्म से ही है, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता? उसकी आवाज में असहमति का स्वर था। वीर सिंह चेतन की इस बात पर थोड़ा तेज आवाज में बोला, इत्तेफाक? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारा इस गांव में अचानक आ जाना, मंदिर में रात में जाकर भी जिंदा लौट आना, दो बार खूनी वजू का सामना करके भी जिंदा लौट आना, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। इतना सुनते ही चेतन एक बेहद गंभीर स्वर में बोला, अगर ये सब इत्तेफाक नहीं है तो फिर जल्द से जल्द इस निशान और इस किताब को समझना बहुत जरूरी है। वीर सिंह चेतन की बात को ध्यान से सुन रहा था। तभी उसे कुछ याद आया और वो अचानक किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगा। उसे हड़बड़ाहट के साथ पन्ने पलटते देख चेतन ने पूछा, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? तभी वीर सिंह बोला, हो ना हो मैंने ठीक यही निशान इसमें कहीं और भी देखा है। कुछ पन्ने पलटने के बाद वीर सिंह रुक गया और एक पन्ने पर जोर से हाथ पटक कर बोला, हाँ देखा, मैं गलत नहीं हो सकता, ये देखो। कहते हुए उसने किताब चेतन की ओर घुमा दी। चेतन बेहद गंभीरता से उस चित्र को देख रहा था। उसमें किसी पुरुष की पीठ के दाहिने हिस्से पर भी ठीक वही निशान बना था जो कि चेतन के सीने पर दाहिनी ओर था। इस चित्र को देखकर चेतन के चेहरे पर एक तरह की परेशानी के साथ एक दृढ़ संकल्प के भाव उभर आए। चेतन किताब को बंद करते हुए बोला, अब मेरे लिए इस निशान के रहस्य को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों ये निशान मेरे शरीर पर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरू कहां से करूं। तभी वीर सिंह बोला, तुम परेशान ना हो, मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। अपने ही गांव में एक आदमी है, रघु भैया, वो बता सकते हैं कि इस किताब को पढ़ने में हमारी मदद कौन कर सकता है। तो मैं उनसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं रुको, आराम करो, थोड़ा चाय पानी पियो। हम आते हैं तो देखते हैं कि आगे क्या करना है। चेतन ने वीर सिंह की बात से सहमति जाहिर की। वीर सिंह अपनी साइकिल उठाकर रघु भैया से मिलने निकल गया। वीर सिंह के जाने के बाद चेतन ने किताब को देखना शुरू किया, लेकिन काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कमरे में माही दाखिल हुई। दरअसल वो चेतन के लिए चाय ले आई थी। चेतन का ध्यान अब भी किताब में ही था। जैसे उसने चाय का कप आगे बढ़ाया, चेतन का हाथ माही के हाथ को छू गया। इस बात पर माही चेतन पर बरस पड़ी और बोली, तुम ना बड़े ही घटिया आदमी हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे इरादे क्या है। पहले मेरे बाथरूम में घुस आए और यहाँ वहाँ देख रहे थे, और अब तुम यहाँ वहाँ छूकर मौके का फायदा उठाना चाहते हो। अभी रुको, जैसे ही ये दादा आएंगे ना, उन्हें बताओगे तुम्हारी हरकत, फिर देखना कैसे तुम्हारी चटनी बनाते हैं वो। इतना सुनते ही चेतन घबरा गया और बोला, सॉरी, सच में मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ना सुबह बाथरूम वाली हरकत में, ना अभी। दोनों ही बार मेरा ध्यान कहीं और था, सच में।
मैंने तुम्हें सुबह भी सॉरी कहा था। वीर सिंह को कुछ न कहना, वरना खामखा गलतफहमी बढ़ जाएगी और फिर इस अनजान गांव में मुझे कौन सहारा देगा। कहते हुए चेतन अपनी बेगुनाही साबित करने में लगा हुआ था। वही माही उसे डराकर मन ही मन खुश हो रही थी। वो कुछ कहती इसके पहले ही वीर सिंह लौट आया। सर्दी के चलते अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए वीर सिंह बोला, रघु भैया ने गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर एक बंजर जमीन पर एक मंदिर का पता बताया है, जहां एक बाबा रहते हैं जो शायद मदद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, वो बाबा एक नंबर का पगलैट है। उसकी किसी भी बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल बात है। और तो और वो किसी से भी ढंग से बात भी नहीं करता। जाने क्यों रघु भैया ने मुझे उसका नाम सुझा दिया, पर खैर देखते हैं, क्या पता कुछ पता चल जाए। इस वक्त हमें जहाँ से जितनी मदद मिले उतनी ही बहुत है। पर अभी तो अंधेरा होने वाला है, अभी निकलना खतरनाक हो सकता है। हमें सुबह तक का इंतजार करना चाहिए। जहाँ एक तरफ चेतन और वीर सिंह खूनी वधू और उस किताब की पहेली को हल करने के लिए रास्ता तलाश रहे थे, वहीं दूसरी ओर फूलपुर गांव में अंधेरा पड़ने के साथ ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसर चुका था। गांव में रघु भैया, जिनसे कुछ ही घंटों पहले वीर सिंह मिलकर लौटा था, वो रात्रि के भोजन के बाद सोने को बिस्तर लगा रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर तेज तेज दस्तक हुई, तो इतनी तेज आवाज को अचानक से सुनकर रघु भैया डर गए। फिर भी उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला तो पाया एक खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में खड़ी तेज तेज हाँफ रही है, मानो कहीं से भागकर आ रही हो। उसके लाल जोड़े को देख रघु घबरा गया और आधा दरवाजा बंद करते हुए बोला, कौन तुम? यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहिए? लड़की हाँफते हुए बोली, सुनिए, मेरी मदद कीजिए, मैं पास के गांव से आई हूँ। आज मेरी शादी थी, पर कुछ लोग मुझे मंडप से उठाकर ले आए। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर भागी हूँ। कुछ वक्त अपने यहाँ ठहरा लीजिए, आपका एहसान हो जाएगा। रघु दरवाजा अटकाए हुए खड़ा रहा और बोला, आप कहीं और चले जाइए, मैं ऐसे किसी को अपने घर में ठहरा नहीं सकता। वैसे भी गांव में खूनी वधू का आतंक है, वो भी तुम्हारी तरह लाल जोड़े में घूमती है। नहीं नहीं, मैं कोई भूत ही नहीं, कृपया मेरी मदद कर दीजिए, कुछ ही समय की बात है, मैं चली जाऊंगी। कहते हुए उस लड़की ने रघु की तरफ थोड़ी अजीब सी नजरों से देखा और तभी उसकी आंखें पल भर को चमकने लगी। क्या ये लड़की वाकई में खूनी वधू है? अगर ये खूनी वधू है तो क्या होने वाला है रघु के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए।